Hello everyone, welcome to Ream Initiative, where we provide you with quality educational content in English medium for all RPSC and RSSMB exams. Bacha party, please pay attention. 2024 से we have seen RPSC exams में there is a changed pattern in question papers of all the exams. Now the questions are heavily current affair based, requiring deep insights for each and every current affair topic. Previously, only factual current affairs were sufficient. Not anymore. Ream provides you with easy and insightful current affairs based on RPSC's new demand. बच्चा पार्टी हम सभी को पता है कि देर इज एन इन्फोडेमिक गोइंग ऑन. ढेरों करंट अफेयर मैगजीन्स, एआई वीडियोस, कोचिंग मटेरियल्स आर अवेलेबल, and most of these materials are irrelevant, repetitive, and outdated. Outdated why? Because they are not based on RPSC's new exam pattern. We at Ream have updated ourselves according to RPSC's new exam pattern. We have integrated all the current affairs sources at one place. Sources like PIB, DIPR, Sujas, The Hindu, Indian Express, Rajasthan Patrika, India Yearbook, etc. are covered to provide more insightful material. Our endeavor is to give you the filtered crux of the combined material from all of these sources. These materials, whether current affairs or fundamental concepts of any subjects, are common for all upcoming RPSC and RSMSSB exams. I repeat, these materials are common for all RPSC and RSMSSB exams. Thank you for your attention, and now we move on to the video. ऑल राइट बच्चा पार्टी, आज अपन पढ़ेंगे करंट अफेयर्स जुलाई 2025, इंडिया रिलेटेड, इंडिया स्पेसिफिक करंट अफेयर्स. सो लेट्स स्टार्ट. इस बार के हमारे सारे टॉपिक्स होंगे: इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ICDRI, देन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट साकॉन कोयम्बटूर, चेनाब एंड अंजी ब्रिजेस, राफेल फ्यूजलाज, फाल्कन 2000, सेंसस 2027, National e-Vidhan application, National Forensic Science University, Tripura becoming a fully functional literate state, Polar Research Vehicle, and Naksha Portal. इन सब के बारे में स्टार्टिंग करते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस से. इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है? ये अलायंस एक ऐसा एफर्ट है ग्लोबली. इंडिया ने स्टार्ट किया था इसको. इंडिया हैज स्टार्टेड दिस अलायंस टुवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट्स. याद रखना, 7 बिग कैट्स हैं. कौन सी? टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवार एंड प्यूमा. ये 7 बिग कैट्स जो हैं, इनके कंजर्वेशन के लिए ग्लोबल अलायंस इंडिया ने स्टार्ट की थी. 2023 में स्टार्ट की थी इंडिया ने. कब की थी? जब हमने 50 ईयर्स हमारे पूरे हो गए थे प्रोजेक्ट टाइगर के. 2023 में हमारे 50 ईयर्स पूरे हुए थे प्रोजेक्ट टाइगर के. उस टाइम पे इंडिया ने IBCA अलायंस जो है, इसका आइडिया पुट फोर्थ किया था. उसके अलावा आज तक इस आइडिया के साथ 27 कंट्रीज जुड़ चुकी है. नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना कि इट हैज बिकम अ ग्लोबल अलायंस. इंडिया इसी को फंड करता है. 150 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपीज इंडिया हैज फाइनेंस टुवर्ड्स इट. इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है? 2025 जून में इब्का अलायंस मेट इन दिल्ली फॉर द फर्स्ट टाइम. दिल्ली में हुई थी. याद रखना कि इब्का अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कहाँ पे हुई है? दिल्ली के अंदर. ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इसका था डिस्कस अपॉन द फ्रेमवर्क. अभी देखो, पहली ही मीटिंग है तो शुरुआत में दे विल डिस्कस अबाउट द फ्रेमवर्क, द रूल्स एंड द बजट, एंड हु विल लीड इट, या हाउ दे विल डिसाइड द लीडर इब्का के लिए. तो ये जो शुरुआती स्टेजेस के जो डिस्कशंस हैं, वो हुए थे फॉर इन देयर फर्स्ट मीटिंग दिल्ली के अंदर. चेयरमैन, who is the president? MOEFCC minister. MOEFCC, Minister of Environment, Forest and Climate Change. ये इनका प्रेसिडेंट है इब्का के. हमेशा याद रखना, इब्का के प्रेसिडेंट कौन है? MOEFCC. SP यादव became the first director of IBCA. SP यादव जी हमारे मिनिस्टर हैं MOEFCC के. तो दे ही became the first director of IBCA. नेक्स्ट. नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड. क्या है ICDRI?
CDRI की एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है। CDRI क्या है, थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देता हूँ। कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है, देखो, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम सभी को पता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है कि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है, जब वो इंक्रीज होगा तो क्या होगा, पोलर आइस कैप्स मेल्ट होंगे। इसके अलावा जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होगी। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स? जैसे साइक्लोन्स, फ्लैश फ्लड्स, हीट वेव्स। ठीक है, ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होगी। पहले ये आते थे बट इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं थी, तो 10 ईयर्स में एक बार या फिर 7 ईयर्स में एक बार, इस तरह से। लेकिन हाल ही के कुछ साइंटिफिक मॉडल्स में और हमारे एक्सपीरियंस में भी ये देखा गया है कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी इंक्रीज हो गई है। साइक्लोन्स का कोस्टल एरियाज पे लगातार आना, बार बार आना, फिर वो चाहे से अमेरिकन गल्फ कोस्ट के ऊपर हो, जो मैक्सिकन गल्फ है अमेरिका का, वहाँ पे साइक्लोन्स का आना, या इंडिया के ही जो ईस्टर्न कोस्ट है, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के पास में, वहाँ पे फ्रीक्वेंटली आना साइक्लोन्स का। फ्लैश फ्लड्स का आना, जैसे हम देखते हैं उत्तराखंड हिमाचल के अंदर लगातार हर मॉनसून में फ्लैश फ्लड्स का आना, क्लाउड बर्स्ट का होना। उसके अलावा हीट वेव्स, राजस्थान जैसे एरिया में या पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर हीट वेव्स का होना गर्मियों के टाइम पे, समर्स के टाइम पे। यहाँ तक कि यूरोप के अंदर भी हीट वेव्स का चलना। यूरोप एक टेम्परेट क्लाइमेट रीजन है, वहां पे भी हीट वेव्स का चलना। ये सब बताता है कि क्लाइमेट चेंज रिलेटेड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, वो लगातार, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अब लगातार इंक्रीज होगी। तो ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, ये अपने साथ डिजास्टर्स लेके ही आते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स लेके ही आते हैं। फ्लैश फ्लड्स आएंगी तो डिजास्टर है, हीट वेव होगी तो डिजास्टर है, साइक्लोन्स होंगे तो डिजास्टर है। तो क्लाइमेट चेंज कैसे अपने साथ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लेके आता है जिसके थ्रू डिजास्टर्स होते हैं। हम कैसे अपने आप को सेव कर सकें ऐसे क्लाइमेट चेंज रिलेटेड डिजास्टर्स से, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कैसे बचा सकें, उसी के लिए ये डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है। तो डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट के ऊपर जो कोएलिशंस फॉर्म हुई हैं, उसी को बोलते हैं CDRI, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। CDRI के कुछ हल्का सा एक और बैकग्राउंड दे देता हूँ। इंडिया ने लॉन्च किया है CDRI एट यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन समिट 2019। तो इंडिया फॉरमोस्ट जिसने लीड किया डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर में, एंड इंडिया ने ही लॉन्च किया ये अपना क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 के अंदर CDRI। CDRI है क्या, वैसे ग्लोबल पार्टनरशिप है, यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज भी इंक्लूडेड हैं इसके अंदर, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स भी इंक्लूडेड हैं जैसे वर्ल्ड बैंक, और प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज भी इंक्लूडेड है, जैसे 40 मेंबर कंट्री हैं, 40 मेंबर कंट्रीज, 7 अदर ऑर्गेनाइजेशंस। इंपॉर्टेंट एक चीज ये है कि इसकी सेक्रेटेरिएट न्यू दिल्ली में है, यानी कि इससे रिलेट CDRI रिलेटेड जो भी वर्क होता है वो ऑफिशियल वर्क सारा का सारा न्यू दिल्ली में होता है, सेक्रेटेरिएट उनकी न्यू दिल्ली में। इस साल की जो CDRI की एनुअल कॉन्फ्रेंस है, जिसको बोलते हैं हम ICDRI, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हर साल CDRI जो है, हर साल एवरी ईयर एनुअली ICDRI ऑर्गेनाइज करवाता है। इस साल ICDRI कहाँ पे हुई थी, नीस। ICDRI वॉज हेल्ड एट नीस, फ्रांस में। इस साल की जो ICDRI है, उसका जो मेन फोकस था वो ये कि कैसे हम जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स है, सिड्स जिनको बोलते हैं हम, SIDS, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स जैसे करीबियन नेशन, करीबियन में, या फिर
पैसिफिक आइलैंड नेशंस, पैसिफिक आइलैंड में ये जो कुछ कंट्रीज हैं करीबियन में, पैसिफिक आइलैंड नेशन में, वहां पे इनकी एग्जिस्टेंस को ही खतरा है। आई टोल्ड यू, क्लाइमेट चेंज की वजह से अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, और उसकी वजह से पोलर आइस कैप्स हैं वो हो रही है मेल्ट। ये पोलर आइस कैप्स जब मेल्ट होंगी तो सबसे पहले जो ओशन लेवल राइज होगा, उस ओशन लेवल राइज पे जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं इनके एग्जिस्टेंस को खतरा है, ये डूब जाएंगे। तो इनको कैसे प्रिपेयर करना है क्लाइमेट चेंज के लिए और क्लाइमेट चेंज रिलेटेड नेचुरल डिजास्टर्स के लिए, ये मेन फोकस था इस साल की इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर का। जो कन्वेंशन थी इस साल, जो फ्रांस नीस के अंदर ऑर्गेनाइज की गई थी। थीम भी रिलेटेड ही है। थीम सोचो इस साल की, फ्लेक्सिबल फ्यूचर फॉर कोस्टल रीजन्स, फ्लेक्सिबल फ्यूचर फॉर कोस्टल रीजन्स। सिंपल है थीम, अगर आपको याद रह जाएगी इस साल की जो आईसीडीआरआई का मेन फोकस था वो आइलैंड नेशंस के ऊपर था, तो यू कैन इजीली मैनेज कि हाँ कोस्टल रीजन्स से रिलेटेड जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट या डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर इस साल एजेंडा रहा था इस कन्वेंशन का। इंडिया ने क्या क्या कहा, इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन रहा इस साल की आईसीडीआरआई में। इंडिया ने बताया कि हमें इंटीग्रेट करना होगा डिजास्टर रेजिलियंस फ्लेक्सिबिलिटी इन एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारी एजुकेशन रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो उसमें डिजास्टर, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड डिजास्टर पे ज्यादा फर्क ना पड़े, इसलिए हम लोगों को इंटीग्रेट करना होगा ये। क्रिएट अ ग्लोबल डिजिटल रिपोजिटरी, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है टुवर्ड्स मैनेजिंग एंड मिटिगेटिंग डिजास्टर रिस्क्स, उसको आप एक ग्लोबल डिपॉजिटरी के अंदर एड अप करते जाओ, ताकि जिसको भी एक्सेस की जरूरत पड़े वहां से एक्सेस करे और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे। देन सपोर्ट न्यू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जो भी इनिशिएटिव आप लेते हो उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो फाइनेंस के नए सोर्सेज भी इंक्लूड करो। सपोर्ट सिड्स स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स एंड स्ट्रेंथन प्राइमरी वार्निंग सिस्टम्स। प्राइमरी वार्निंग सिस्टम्स मतलब कोई भी डिजास्टर आए तो उस डिजास्टर को सबसे पहले जो वार्न करे वो प्राइमरी वार्निंग सिस्टम्स। तो ऐसे प्राइमरी वार्निंग सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करना, ये भी इसका एक मेन एजेंडा इंडिया ने पुट फॉरवर्ड किया। सीडीआरआई का बैकग्राउंड तो मैंने आपको थोड़ा सा कुछ बता दिया था, उसके अलावा सीडीआरआई के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ आपको। सीडीआरआई इंडिया ने, जैसे मैंने बताया, इंडिया का ही एक इनिशिएटिव है, उसके अलावा क्या सीडीआरआई के कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स है, जैसे आईरिस, डीआरआई, आईसीडीआरआई जो हम अभी कर रहे हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, एंड देन आईआरएएफ। शुरुआत करेंगे आईरिस से। आईरिस क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइलैंड स्टेट्स। मतलब क्या है? बस सिंपल डेवलप करना है रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन सिड्स, स्मॉल एंड डेवलपिंग स्टेट्स में। देन नेक्स्ट डीआरआई प्लेटफॉर्म, डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म। फॉर्म नॉर्मल है, बस एक वेबसाइट है जिसमें आप नॉलेज एक्सचेंज करेंगे, लर्निंग एंड कोलैबोरेशन। कोई भी आपको कोलैबोरेशन एफर्ट डालना है किसी भी कोस्टल रीजन डेवलपमेंट के लिए या फिर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं पे भी हो, उसके लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म है डीआरआई प्लेटफॉर्म। आईसीडीआरआई हम पढ़ ही चुके हैं, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है इस साल की फ्रांस में हुई, नीस में। देन आईआरएएफ, इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सेलरेटर फंड। व्हाट इज दिस? इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंट एक्सेलरेटर फंड क्या है? ये वो फंड है जो कि फाइनेंस करेगा आपके सारे के सारे सीडीआरआई के एफर्ट्स को। सपोर्ट मिला हुआ इस फंड को यूएनडीपी का एंड यूएनडीआरआर का, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ग्लोबल लेवल के ऊपर सीडीआरआई के अलावा भी कुछ है क्या? सीडीआरआई देखो, इंडिया इनिशिएटेड एंड इंडिया लेड एक एफर्ट है। इसके अलावा भी कोई एफर्ट्स है? यस, सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क, सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पे, सेंडाई फ्रेमवर्क किससे रिलेटेड है? फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। सिंपल, ये फ्रेमवर्क क्या करता है? इट प्रोवाइड्स द मेंबर कंट्रीज एक्शंस, अपने डेवलपमेंट जो भी गेन हुए हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए।
फ्रॉम डिजास्टर्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका जो भी अभी तक डेवलपमेंट स्टोरी रही है उस स्टोरी को क्लाइमेट चेंज की वजह से डेंजर है, खतरा है। हमने एजुकेशन पे बहुत काम किया, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन सभी ने, इंक्लूडिंग इंडिया। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो जो डिजास्टर्स होंगे या फिर जो भी एडवर्सिटीज आएंगी उनको मिटिगेट करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। और उन डेवलपिंग कंट्रीज को जो एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे वो ही यहाँ सेंडाई फ्रेमवर्क में बताए गए हैं। सेंडाई फ्रेमवर्क उन कंट्रीज को कॉन्क्रीट एक्शंस बताता है टू प्रोटेक्ट देयर डेवलपमेंट गेन्स। ठीक है। नेक्स्ट ग्लोबल लेवल पे क्या एफर्ट है डिजास्टर के लिए? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक। इंडिया लेवल पे दो चीजें हमारे पास, एक तो हमारी नेशनल पॉलिसी है डिजास्टर मैनेजमेंट 2009 और एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। सिंपल क्वेश्चन आएंगे तो सिंपल यही आएंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्या है। इस वीडियो के स्कोप से ये दोनों दो टॉपिक्स बाहर हैं। मे बी किन्हीं और वीडियोस के अंदर हम इनको कवर कर लेंगे। इस वीडियो के स्कोप से बाहर है, मेंस से रिलेटेड थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये, तो इसीलिए मैंने आपको ये बैकग्राउंड दिया। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एट वी सैकॉन। वी क्या है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सैकॉन क्या है? सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। देखो, हम सभी को पता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए वी नीड लैंड रिसोर्सेज। ठीक है, लैंड रिसोर्सेज चाहिए। अब ये जो लैंड रिसोर्सेज हैं ये आएंगे कहाँ से? ये फॉरेस्ट से ही तो आएंगे। जो एक्स्ट्रा या न्यू लैंड रिसोर्सेज है वो कहाँ से आएंगे? फॉरेस्ट से ही आएंगे। अब जब ये फॉरेस्ट से आएंगे तो क्या होगा? फॉरेस्ट है क्या एक्चुअली में? नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ के लिए। अब जब वाइल्ड लाइफ और ह्यूमंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, आप देखते ही हैं, कभी कभार आपने देखा होगा कि पैंथर जो है वो किसी सिटी के अंदर आ गया, या फिर आपने वीडियोस देखे होंगे लायन है जो गिर के आसपास के रीजन है वहां पे वो फ्रीली मूव करते हैं। या फिर आपने सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का ये मंकीज आ जाते हैं छत पे, मंकीज। उसके अलावा इंपॉर्टेंट और क्या क्या है? स्नेक्स आ जाते हैं बहुत बार, स्नेक्स। या फिर मॉनिटर लिजर्ड्स आ जाती हैं, मॉनिटर लिजर्ड्स आ जाती हैं। तो ये जो इंस्टेंसेस हैं ये इंस्टेंसेस कहलाते हैं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के। एक और इंपॉर्टेंट इंस्टेंस है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का, वो है जब एलिफेंट्स रेलवे ट्रैक्स पे आ जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है ट्रेन्स के थ्रू। जब एलिफेंट के पूरे ग्रुप्स व्हेन दे मूव, तो उनमें से एक आध एलिफेंट जो है वो ट्रेन के चपेट में आ जाते हैं एंड देन दे डाई। तो ये सारे के सारे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के एग्जांपल्स हैं। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को हम कैसे बेटर मैनेज कर सकते हैं, कैसे उनको रोक सकते हैं जहां तक पॉसिबल हो, तो इसके लिए हमने डेवलप किया है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एट वी सैकॉन। वी क्या है? अगेन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। कहाँ है ये? कोयम्बटूर, तमिलनाडु। ठीक है। बस इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन जरूरत नहीं है। बस आप ये याद रखना कि मोदी जी ने मार्च के अंदर ये सलीम अली जो सेंटर है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए एक घोषणा की थी। ये गलती से लिखा गया 5 PM बिकॉज ये लिया है पीआईबी से, डायरेक्ट न्यूज़ ली हुई है, इसीलिए ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ गई 5 बजे। जरूरत नहीं है इसको ये सब याद करने की। क्या है? efforts have been made to establish state of the art rescue centers for human wildlife complex in each state। हर स्टेट के अंदर, जैसे एक यूपी के अंदर कहाँ कहाँ है? यूपी के अंदर हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, सोहागी बरगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन चारों वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एरियाज के अंदर रेस्क्यू सेंटर्स होंगे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड।
और जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो कहाँ पे है? सैकॉन, तमिलनाडु। सैकॉन कहाँ पे है? कोयम्बटूर, तमिलनाडु। अगेन सैकॉन की आपको इंफॉर्मेशन, थोड़ी सी एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। सलीम अली जो हैं वो हमारे इंडिया के फॉरमोस्ट ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। ऑर्निथोलॉजिस्ट मतलब जो बर्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखते हैं, बर्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन, बर्ड रिलेटेड, ठीक है। तो सलीम अली हमारे इंडिया के एक फॉरमोस्ट ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। उन्हीं के नाम पे सैकॉन, सलीम अली कंजर्वेशन सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, ये वी हैव एस्टैब्लिश्ड इन कोयम्बटूर। नेक्स्ट न्यूज़ चेनाब ब्रिज के ऊपर। ये तो बहुत न्यूज़ में रहा था, काफ़ी न्यूज़ में काफ़ी फोटोज भी आई थी इसके ऊपर। चेनाब ब्रिज वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज, देख सकते हो ये आर्च, यहाँ पे ये आर्च, ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज, इस ब्रिज को सपोर्ट देने के लिए ये एक आर्च दिया गया, और ये आर्च की जो ग्राउंड अप से जो हाइट है ना, वो एफिल टावर से भी ज्यादा है। हाइट कितनी है इसकी? 359 मीटर हाइट, ग्राउंड अप से जो हाइट है वो 359 मीटर हाइट पे है। लेंथ इसकी कितनी है? अराउंड 1 किलोमीटर, 1.3 किलोमीटर आसपास इसकी लेंथ है। ये पूरी जो लेंथ है 1.3 किलोमीटर के आसपास है। लुक सो ब्यूटीफुल। इसको हटाता हूं मैं। इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। सी क्या करता है? इंपॉर्टेंट ये इसीलिए है बिकॉज इट प्रोवाइड्स एन ऑल वेदर कनेक्टिविटी। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया जो है वो कश्मीर से ऑल वेदर कनेक्टिविटी के थ्रू जुड़ गया है, रेलवे लाइन के थ्रू। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ठीक है, इट कनेक्ट्स जम्मू टू कश्मीर। सर्दियों के अंदर भी अब आप रेलवे लाइंस जो है आपकी वो ओपन रहेंगी अब। नेक्स्ट अंजी ब्रिज, इंपॉर्टेंट है ये भी। अंजी ब्रिज क्या है? कंट्रीज फर्स्ट केबल बेस्ड रेलवे ब्रिज। इसी इसी जो ये आपके उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेलवे लाइन है, इसी पे ही ये अंजी ब्रिज एक और ओपन हुआ है। नॉट हियर, यहाँ की बात नहीं है, इस रेलवे लाइन पे, इस ट्रैक पे कहीं और आगे जाके कंट्रीज फर्स्ट केबल रेलवे ब्रिज, केबल रेलवे ब्रिज। आपने देखा होगा ना, वो केबल से सपोर्ट सस्पेंडेड रहते हैं, ऐसे ब्रिजेस जो रहते हैं वो केबल से सस्पेंडेड रहते हैं। यहाँ पे ये टावर रहेंगे और ये केबल इनको सपोर्ट करती है। तो ऐसा एक केबल बेस्ड रेलवे ब्रिज, अंजी ब्रिज, जो कंट्री का फर्स्ट है, वो भी इनॉग्रेट हुआ है। डेवलप्ड बाय कोंकण रेलवे, देखो ये इंपॉर्टेंट है। कोंकण रेलवे साउथ इंडिया के अंदर, वेस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट में, महाराष्ट्र गोवा का जो कोस्टल रीजन है केरला तक का, उसको कोंकण रीजन बोलते हैं, कोंकण रीजन बोलते हैं। अगर ये हमारा इंडिया है, ये राजस्थान, ये गुजरात, देन ये जो आपका रीजन है, ये जो रीजन है आपका, यहाँ से लेकर ये पूरा कोंकण एरिया कहलाता है। दिस एरिया, दिस एंटायर एरिया इज कॉल्ड एज कोंकण एरिया। तो ये जो कोंकण रेलवेज हैं, इन्होंने डेवलप किया है। तो नाम में कंफ्यूज मत होना कि कोंकण रेलवे ने डेवलप किया है तो कहीं साउथ इंडिया में डेवलप हुआ होगा, नहीं। ये भी इसी लाइन पे, उधमपुर बारामूला रेलवे जो लाइन है नॉर्थ इंडिया में, वहीं यहाँ पे चेनाब ब्रिज जिस रेलवे लाइन पे डेवलप हुआ है, उसी रेलवे लाइन पे एक और ब्रिज डेवलप हुआ है जिसको बोलते हैं अंजी ब्रिज, कंट्री का फर्स्ट केबल बेस्ड, ये ऐसा केबल बेस्ड रेलवे ब्रिज है ये, ठीक है। नेक्स्ट, राफेल फ्यूजलाज टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़ क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम राफेल का फ्यूजलाज है वो फ्रांस से बाहर कहीं पे जाएगा, फ्रांस से बाहर मैन्युफैक्चर होगा। और वो पहली कंट्री कौन सी है? इंडिया। फ्यूजलाज क्या होता है? रिमेंबर, अगर एरोप्लेन, इफ यू सी एरोप्लेन कुछ ऐसा सा दिखता है, ये एरोप्लेन के विंग्स, एंड देन ये एरोप्लेन की बॉडी, एंड देन ये एरोप्लेन का टेल, यहाँ पे एरोप्लेन के इंजन्स लगे होते हैं। तो ये जो मेन बॉडी है, ये जो मेन बॉडी है एरोप्लेन की, ये इसी को फ्यूजलाज बोलते हैं। ये जो मेन बॉडी है एरोप्लेन की, इसी को फ्यूजलाज बोलते हैं। तो फ्यूजलाज टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, टाटा ग्रुप, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, TASL, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, हैदराबाद के अंदर डेसो एविएशन के साथ मिलके, डेसो एविएशन वही है जो राफेल बनाती है, डेसो एविएशन के साथ मिलके TASL, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, हैदराबाद में राफेल का फ्यूजलाज बनाएंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रांस से बाहर मैन्युफैक्चर होंगे ये।
नेक्स्ट, Falcon 2000 प्राइवेट बिजनेस जेट टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। ठीक है, बड़े लोगों के जो प्राइवेट बिजनेस जेट्स होते हैं, अमीर लोगों के, वो उसमें जो डेसॉ बनाती है, डेसॉ जो प्राइवेट जेट्स बनाती है, वो प्राइवेट जेट भी अब इंडिया में डेवलप होंगे। डेसो जो प्राइवेट जेट्स बनाती हैं वो भी अब इंडिया में डेवलप होंगे। किसके साथ मिलके? अनिल अंबानी, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस एरोस्ट्रक्चर उसकी एक यूनिट है इंफ्रास्ट्रक्चर की, और डेसो मिलके बनाएंगे नागपुर में। जॉइंट वेंचर कॉल्ड डेसो रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगेन ये भी एक है कि हाँ, इसमें भी फ्रांस फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया से बाहर मैन्युफैक्चर कर रहा है फाल्कन एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, सेंसस 2027, इंपॉर्टेंट न्यूज़। 2011 के बाद से हमारा अभी तक सेंसस हुआ ही नहीं है। सबसे पहला सेंसस जो होने वाला था 2011 के बाद, जो कि हमेशा हर डेकेड में होता है, इट हैपन्स एवरी डेकेड, बट हुआ नहीं बिकॉज ऑफ कोविड। 2021 में वी हैड कोविड। अब जाके वो सेंसस है वो शुरू होगा। इस साल का सेंसस के इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? पहला, 2 फेजेस में होगा। फेज 1 में क्या होगा? HLO, हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस। जितने भी रेसिडेंशियल, परमानेंट, टेम्पररी घर हैं, रेसिडेंट बिल्डिंग्स हैं, उन सब का इस सेंसस के अंदर लिस्टिंग होगी। डिटेल्स ऑफ ऑल बिल्डिंग्स, उनकी टाइप्स, उनके अंदर क्या क्या एमिनिटीज हैं, उनके अंदर क्या क्या एसेट्स हैं, कितने टीवी हैं, कितने फ्रिज हैं, कितने एसी हैं, सब, चाहे से वो परमानेंट हो या टेम्पररी हो, सब सब इंक्लूड होगा। एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन दिस। फेज 2 क्या है पॉपुलेशन का? ये फेज 1 की बात है, हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन की। इस साल के सेंसस में हम लोग घरों की भी जनगणना है वो करेंगे, और उसके अंदर वही डिटेल्स आ गई कि बिल्डिंग की डिटेल्स सारी की सारी, बिल्डिंग का टाइप, बिल्डिंग के अंदर जो एमिनिटीज हैं, चाहे से वो गैस पाइपलाइन है उसके अंदर, या फिर सीवेज जो वाटर है उसके लिए लिंकेज है या नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो एमिनिटीज हैं उस घर की, वो सब। उस घर के अंदर एसेट्स क्या हैं, अगेन फ्रिज, वाटर, वाटर कूलर, एसी, सब कुछ वो भी आ गया। परमानेंट रेसिडेंस है या फिर टेम्पररी रेंटेड हाउस है, ये सब। ठीक है। फेज 2 पॉपुलेशन का क्या होगा? जो रेगुलर सेंसस हुआ करता था वही फेज 2 है। पॉपुलेशन एन्यूमरेशन, PE, पॉपुलेशन एन्यूमरेशन। एन्यूमरेशन का मतलब है डिटेलिंग, दैट्स इट। ईच इंडिविजुअल रिसाइडिंग इन द कंट्री, वेदर इंडियन नेशनल और अदरवाइज। पहले ये था कि सिर्फ जो इंडियन नेशनल्स हैं, सिटीजन्स हैं, सिर्फ उनका, लेकिन कोई भी, चाहे से वो कोई फॉरेनर ही क्यों ना, जॉब के सिलसिले में या और किसी चीज के लिए यहाँ पे अगर स्टे कर रहा है, तो उसका भी सेंसस के अंदर इंक्लूजन होगा। कास्ट डेटा इंक्लूड होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो, 2 इंपॉर्टेंट बात आ गई यहाँ पे। सबसे पहले हाउस का हम डेटा लेंगे, उसके अलावा इंडियन नेशनल हो या ना हो, अगर आप इंडिया में हो तो आपका डेटा आएगा, और तीसरा कास्ट आपकी क्या है वो भी डेटा आएगी। ये 3 इंपॉर्टेंट इस साल के सेंसस के सबसे इंपॉर्टेंट 3 चेंजेस। कास्ट डेटा क्या पहले लिया गया था? बिल्कुल, पहले लिया जाता था। 1931 सेंसस तक लिया जाता था कास्ट डेटा, एंड आफ्टर 1931 सेंसस कास्ट डेटा इंक्लूड नहीं किया गया। आफ्टर 1931 दिस इज द फर्स्ट टाइम कास्ट डेटा जो इंक्लूड किया गया है। तो मान के चलो कि एटलीस्ट ऑलमोस्ट 100 ईयर्स ही मान लो आप, 2027 के अंदर ये डेटा आएगा हमारे पास। तो 2027 से 1931 4 ईयर्स का डिफरेंस है ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट 100 ईयर्स के बाद कास्ट डेटा फॉर द फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया जाएगा। देन नेक्स्ट, कौन करता है सेंसस? सेंसस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करवाती है। किसके थ्रू? ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल। रजिस्ट्रार जनरल एक वो पोस्ट है जो पोस्ट बताती है इंडिया में कितने सिटीजन्स हैं, सिटीजनशिप के बारे में सारा डेटा जो है वो रजिस्ट्रार जनरल के पास रहता है। बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट्स, ये सारे के सारे रजिस्ट्रार जनरल के यहीं पे ही रजिस्टर्ड होते हैं। सेंसस कमिश्नर, जो हमारा सेंसस एक्ट है उसके थ्रू एक सेंसस कमिश्नर की पोस्ट आई है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे।
सेंसस कमिश्नर, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मिलके पूरा का पूरा सेंसस कंडक्ट करवाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट। फर्स्ट यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे स्टेट्स, इनका फर्स्ट फेज में शुरुआती चरण के अंदर सबसे पहले इनका लेंगे। क्यों? स्नो कवर्ड रहती हैं, कोल्ड है, इनएक्सेसिबल है, तो फटाफट इनका सबसे पहले डेटा कलेक्ट कर लो। तो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, इनका सबसे पहले लिया जाएगा। सेकेंडली लेटर ऑफ रेस्ट ऑफ द कंट्री का। ठीक है, रीजन पता ही लग गया अपने को। सेंसस का कुछ बैकग्राउंड देखते हैं। सेंसस का बैकग्राउंड क्या है? आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेवेंथ शेड्यूल, यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 69। यूनियन लिस्ट हमको पता ही है कि सेवेंथ शेड्यूल जो है उसके अंदर 3 लिस्ट्स हैं। वी हैव 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड देन कॉन्करेंट। ये जो यूनियन लिस्ट है इसका आर्टिकल नंबर है 69। इसके अंदर सेंसस के बारे में लिखा गया है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 246, उसके अंदर भी सेंसस के बारे में लिखा गया है। सेंसस एक्ट हम लोग लेके आए थे 1948 के अंदर, और सेंसस रूल है 1990 के अंदर। मैंने आपको बताया था ना, सेंसस कमिश्नर होता है एक, लास्ट पिछली स्लाइड के अंदर सेंसस कमिश्नर है। वो सेंसस कमिश्नर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी मतलब किसी स्टैट्यूट के थ्रू, किसी एक्ट के थ्रू उसको एस्टैब्लिश किया गया है, उसको क्रिएट किया गया है, उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। तो ये जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये यहीं से, यही है सेंसस एक्ट। इसी के थ्रू सेंसस कमिश्नर की पोस्ट आई है। सेंसस करवाता कौन है? जैसे मैंने बता दिया, रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर मिलकर करवाते हैं। ये जो नया वाला सेंसस है, ये 16th सेंसस होगा इंडिया का। 1872 से आज तक 16 सेंसस हो चुके हैं इंडिया के। इंडिपेंडेंस से ये हमारा 8th सेंसस होगा। 1881 के अंदर हमारा फर्स्ट सेंसस हुआ था इंडिया का, WC प्लाउडन। देखो, यहां तो मैंने कह दिया 1872 और यहां मैंने कह दिया 1881, तो फिर माने किसको कि पहला कौन सा हुआ था? देखो, 1872 में ऑल इंडिया के सेंसस नहीं हुए थे। यहाँ पे आई थिंक प्रिंसली स्टेट्स को इंक्लूड नहीं किया गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इफ आई एम रॉन्ग प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। बट ऑल इंडिया जो सेंसस था, जहां पे पूरे के पूरे इंडियन टेरिटरी को इंक्लूड किया गया था, वो हुआ था 1881 में, अंडर WC प्लाउडन। ठीक है, इंपॉर्टेंट किस लिए सेंसस हम करवाते ही क्यों है? क्योंकि सेंसस हमको देता है सोशियो इकोनॉमिक डेटा, डेमोग्राफिक डेटा, और ये दो डेटा होते हैं जो कि फंडामेंटल बेसिस होती हैं, जिसके थ्रू गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बनाती है, अपने रूल्स बनाती है, स्कीम्स बनाती हैं, प्लानिंग कैसे करनी है, इस डेटा के ऊपर होता है सारा वो। इसलिए सेंसस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। त्रिपुरा बिकम्स फुल्ली फंक्शनल स्टेट। फुल्ली फंक्शनल लिटरेट स्टेट क्या होता है? फुल्ली फंक्शनल लिटरल स्टेट का मतलब 95% से ज्यादा अगर आपकी लिटरेसी है, 95% से आपकी ज्यादा लिटरेसी, तो आप एक फुल्ली लिटरेट स्टेट बन जाते हो, फुल्ली लिटरेट स्टेट बनते हो। अब ये फुल्ली लिटरेट स्टेट और फुल्ली फंक्शनल लिटरल स्टेट में क्या फर्क पड़ता है? फुल्ली फंक्शनल लिटरल स्टेट का मतलब होता है कि आपके पास बेसिक न्यूमरेसी, कॉम्प्रिहेंशन किसी लैंग्वेज का, राइटिंग, ये की एस्पेक्ट्स और एक स्किल्स, ये की एस्पेक्ट्स आपके पास है। फुल्ली लिटरेट के अंदर क्या होता है? फुल्ली लिटरेट में अगर आपको बस साइन भी करना आता है आपको अपना, तो आप बन जाते हो एक फुल्ली लिटरेट इंसान। बट फुल्ली फंक्शनल लिटरेट इंसान कब बनते हैं? जब आपके पास ये स्किल्स भी आ जाएं कि आप मैथमेटिक्स भी कर पा रहे हो, लिख भी पा रहे हो, रीड भी कर पा रहे हो, और आपके पास कोई स्किल्स भी हैं इंपॉर्टेंट। ये इसी को बोलते हैं हम फुल्ली फंक्शनल लिटरेट स्टेट। तो मिजोरम इंडिया का थर्ड स्टेट है ऐसा जो फुल्ली फंक्शनल लिटरेट स्टेट है। पहले दो कौन है? मिजोरम है पहला और गोवा है सेकंड। बेंचमार्क मैंने आपको बता ही दिया है, 95% जैसी होता है, हम लोग इसको फुल्ली मान लेते हैं। यहाँ 100% नहीं है, रिमेंबर रखना, 100% नहीं है यहाँ पे, 95 में ही हम लोग फुली लिटरेट या फुली फंक्शनल लिटरेट मान लेते हैं।
किसके तहत बना, किसके अंडर में? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, जिसका टाइम पीरियड है 2022 से 2027, 5 साल का। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। उल्लास प्रोग्राम अंडर NEP 2020, जो कि टारगेट करता है एडल्ट्स को अबाउ 15 ईयर्स ऑफ एज। जो एडल्ट्स 15 साल से ऊपर की उम्र के हैं, उनको ये उल्लास प्रोग्राम टारगेट करता है और लिटरेट बनाता है उनको, फुल्ली फंक्शनल लिटरेट, फाउंडेशन लिटरेसी, न्यूमरेसी, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, NEVA। देखो इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्या है ये? हमारे जितने भी लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज होती है ना, वो सारी होती है पेपर बेस्ड। ठीक है, लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज जैसे कि विधानसभा, राजस्थान विधानसभा हो, ठीक है, या फिर हमारे लोक, या फिर हमारी पार्लियामेंट हो, इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है, ये सारी के सारे जितनी भी इनमें एक्टिविटीज होती हैं, आपने देखा होगा ये हमेशा इनके पास या तो पेपर्स रहेंगे, या फिर इनको इनके ऑफिस के थ्रू सारे काम और सारे ऑर्डर्स, जो आइटनरी है आज के दिन की, या कोई भी चीज, वो सारी की सारी पेपर के थ्रू होती है। नीवा क्या करता है? बहुत सारे कामों को पेपरलेस कर देता है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन इन लेजिस्लेचर्स के, चाहे से वो विधानसभा हो या फिर पार्लियामेंट हो, इन सभी लेजिस्लेचर्स के जो काम है, जो एक्टिविटीज हैं, प्रोसीजर्स हैं इनके, उनको पेपरलेस कर देता है। लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट्स को, प्रोसीडिंग्स को, इन सभी को रियल टाइम एक्सेस देता है ये। इसके अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने इसको डेवलप किया है, NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स के साथ मिलकर। क्या करता है? जैसे मैंने आपको बताया, इट डिजिटाइजेस द लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस अक्रॉस ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेचर्स। ठीक है, कैन बी एक्सेस थ्रू एनी इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइस, वो चाहे से आपका लैपटॉप हो, या फिर आपका फोन हो, या फिर टैबलेट हो, कोई भी डिवाइस, iOS, एंड्रॉयड, कोई भी डिवाइस हो जिसके अंदर इंटरनेट चलता हो, उससे आप इसको एक्सेस कर सकते हो। एक एप्लीकेशन है, इसको आप एक्सेस कर सकते हो। पेपरलेस, रियल टाइम, सिक्योर्स क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन मेघराज। ठीक है, मेघराज जो अपना इंडिया का जो क्लाउड है, क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का, मेघराज सपोर्ट करता है इसको। MPs यूज कर सकते हैं, MLAs यूज कर सकते हैं, उनके जो मिनिस्टीरियल स्टाफ है वो यूज कर सकता है, उनका जो सेक्रेटेरियल स्टाफ है वो यूज कर सकता है। गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स है, कोई भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो भी इसको यूज कर सकते हैं। सिटीजन्स और पब्लिक भी इसको यूज कर सकती हैं फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, ई फीचर्स क्या क्या हैं? ई बुक्स प्रोवाइड करवाएगा आपको, ई वोटिंग हो सकती है। देखो इंपॉर्टेंट बात, ई वोटिंग, ई वोटिंग की सारी जानकारी। पहले क्या होता था, आपको वोट अगर करना है तो यहीं पे फिजिकली प्रेजेंस रह के करना होगा आपको, या वोटिंग अगर आपको जानना है तो आपको या तो ऑफिस जाओ अपने, MP अपने ऑफिस जाएगा, MLA अपने ऑफिस जाएगा, वहां जाके पता करेगा हाँ भाई जो बिल पे या एक्ट पे जो वोटिंग रही थी वो क्या रही थी, क्या नहीं रही थी, बातचीत करके। अभी तो वो ई वोटिंग को डायरेक्टली पता लगा सकते हैं न्यू एप्लीकेशन के थ्रू। जो वोटिंग चल रही है वो क्या है, उसका लाइव स्टेटस क्या है, बताया ना, देखो रियल टाइम एक्सेस। तो लाइव स्टेटस क्या चल रहा है वोटिंग का। ई अटेंडेंस, अटेंडेंस भी जो आपको पता लग जाएगी कि किसकी कितनी रह रही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप घर पे बैठ के ही अपनी ई अटेंडेंस लगा सकते हो, नहीं, यू हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट इन दी हाउसेस। बट ई अटेंडेंस का एक इसमें भी दे रखा है आपको। कमिटी मैनेजमेंट सिस्टम, हम सभी को पता है कि जो भी एक्ट्स होते हैं वो पहले जब बिल की स्टेज में होते हैं तो वो कमिटीज के पास रहते हैं, वेरियस कमिटीज जो उसको एग्जामिन करती है, उनको स्टडी करती है, उनके अंदर कुछ भी रेलेवेंट अगर ओमिशन या एडिशन करना है या फिर उसको एडिट करना है, वो यही कमिटीज करती हैं। तो कमिटीज कौन सी स्टेज पे हैं बिल की, कौन सी रीडिंग स्टेज पे हैं बिल की, वो कमिटीज, इसके पास कहाँ क्या मिल रहा है, कमिटी के मेंबर्स कौन कौन है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कमिटी मैनेजमेंट सिस्टम इसी नीवा के अंदर ही दिया हुआ है। क्वेश्चन प्रोसेसिंग मॉड्यूल, ठीक है, क्वेश्चन आपके जो पूछे जाएंगे, ओरल क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके, या रिटर्न क्वेश्चंस हो सकते हैं, स्टार्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, या अनस्टार्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, ये सारे के सारे भी आपको न्यू एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। लिस्ट्स ऑफ बिजनेस मॉड्यूल, ठीक है, आज का जो हाउस का जो बिजनेस है उसके अंदर
क्या क्या है, कौन से क्वेश्चंस हैं, क्या क्या हम डिस्कस करेंगे, वो सब भी इसके अंदर दिया जाएगा। तो ये आपकी है नीवा एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, हर एक स्टेट के लिए है, हर एक स्टेट यूनियन टेरिटरी के लिए ये नीवा एप्लीकेशन हमने लॉन्च की है। नेक्स्ट न्यूज आती है आपकी एनएफएसयू, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी एंड सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। दो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि हमने नए एस्टैब्लिश किए हैं छत्तीसगढ़, रायपुर, अटल नगर में। ठीक है, इससे ज़्यादा कोई न्यूज़ नहीं है, बस सिंपल सी इंफॉर्मेशन है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी या नेशनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहाँ पे है? छत्तीसगढ़। फॉरेंसिक साइंस हमें पता ही है, अगर आप लोगों ने कभी कोई क्राइम रिलेटेड ड्रामास देखे होंगे तो वहाँ पे फॉरेंसिक लैब होती है, फॉरेंसिक्स में भेजते हैं कोई भी चीज़ को, अगर स्टडी करना है साइंटिफिकली, क्राइम सीन से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो। तो जो इंडिया की नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है या फिर सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब है, वो हमने कहाँ ओपन की है? छत्तीसगढ़, रायपुर, अटल नगर में। बस इंपॉर्टेंट यही है। नेक्स्ट, पोलर रिसर्च व्हीकल। क्या है ये पोलर रिसर्च व्हीकल? देखो, पोलर रीजन्स में पोलर रीजन्स में शिप्स का जाना, जो नॉर्मल शिप्स होती है ना, उनका जाना इतना आसान नहीं होता, बिकॉज आइस कैप्स होती हैं बहुत थिक। उन थिक आइस कैप्स के बीच में उन आइस कैप्स को ब्रेक करना, उनके बीच में नेविगेट करना, ये बहुत डिफरेंट टाइप का टास्क है, जो नॉर्मल शिप्स हैं वो नहीं कर सकती हैं ये टास्क। ठीक है, तो उसके लिए हमको डेवलप करने होते हैं पोलर रिसर्च वेसल्स। ये जो पोलर रिसर्च वेसल्स हैं, इनकी जो एक्सपीरियंस कह लो या फिर इनका जो अ, एक तरह से कह लो कि सबसे ज्यादा कौन इनको बनाता है, वो कंट्रीज हैं जो पोलर रीजन के आसपास रहती हैं। तो इंडिया की जो गार्डन रीच शिपयार्ड एंटरप्राइज है, वो कोलकाता की, वो और नॉर्वे की कॉन्ग्सबर्ग ऑस्लो करके जो कंपनी है, ये दोनों मिलके इंडिया की जो पोलर रिसर्च वेसल्स हैं वो बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे? कोलकाता में ही, जीआरएसई कंपाउंड में। तो बस ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि हम लोग पोलर रिसर्च वेसल्स बना रहे हैं नॉर्वे के साथ मिलके, कोलकाता जीआरएसई, गार्डन रीच शिपयार्ड। ठीक है, नेक्स्ट, नक्शा। व्हाट इज नक्शा? ये इंपॉर्टेंट, देखो इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसकी पहले की वो देख लो, नेशनल जियोस्पैटियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन, नक्शा। एन NA KSHA, नक्शा। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं तो जो अर्बन एरियाज हैं हमारे, उन अर्बन एरियाज के अंदर जो हाउसेज हैं, उन अर्बन हाउसेज का सर्वे होगा। ठीक है, ब्रोन्स और GIS के थ्रू। GIS टैगिंग जो होती है ना, GIS टैगिंग की, हाँ ये घर की लोकेशन है वो यहाँ पे है, ये GIS टैग कर दिया हमने कि ये इस घर की लोकेशन यहाँ है। तो ऐसे GIS टैगिंग और ड्रोन्स की मदद से पहली बार अर्बन एरियाज के जो हाउसेज हैं उनका सर्वे होगा। ठीक है, और सर्वे के बाद इनकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगी, पट्टे जो होते हैं ना, डॉक्यूमेंटेशन, वो होगी। ठीक है, भाई गांव के अंदर तो हमको पता है, गांव के अंदर तो प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड है सारी चीजें। गांव के अंदर जो अपने रूरल एरियाज हैं, रूरल एरियाज में किसकी जमीन किसके पास है, वो सब प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड है। ठीक है, प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड है। पटवारी जो है वो तहसीलदार के साथ मिलके, SDM के साथ मिलके या कलेक्टर के ऑर्डर्स के थ्रू प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड रखते हैं ये लैंड रिकॉर्ड्स को, गांव में तो। बट अर्बन एरियाज के अंदर ऐसा नहीं है। अर्बन एरियाज में किसका फ्लैट किसके पास है, क्या क्या है, ये सारी चीजें बहुत अनडॉक्यूमेंटेड है। तो अर्बन एरियाज के अंदर इनको जियो टैगिंग और ड्रोन्स की मदद से पहली बार हम लोग प्रॉपर्ली सर्वे करेंगे, सर्वे करने के बाद इनका डॉक्यूमेंटेशन होगा। उसी के लिए ये नक्शा प्रोजेक्ट है। ठीक है, थोड़ा सा और इसके बारे में देखते हैं फिर। प्रोजेक्ट किसके लिए है? टू क्रिएट एंड अपडेट लैंड रिकॉर्ड्स अर्बन एरियाज में, ताकि ट्रांसपेरेंसी आ सके। किसके लिए? प्रॉपर्टी ओनरशिप डॉक्यूमेंटेशन में। ठीक है, अगर आप किसी अर्बन एरिया के रेसिडेंट है तो आपको पता होगा कि कोई भी नई जो लैंड स्कीम्स हैं या फिर नए अपार्टमेंट स्कीम्स हैं या फिर नई कोई भी कंस्ट्रक्शन स्कीम्स हैं, उनमें
पोजेशन को लेके बहुत ज़्यादा झगड़े चलते हैं, पोजेशन और ओनरशिप को लेके बहुत ज़्यादा झगड़े चलते हैं। आपने पैसे दे दिए लेकिन आपको अभी तक उसका पोजेशन नहीं मिला, सालों बीत जाते हैं, बहुत साल बीत जाते हैं, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, आपने पैसे दे दिए पूरे के पूरे फ्लैट के, लेकिन आपको अभी तक पोजेशन नहीं मिला। ऐसी चीज़ें बहुत सारी, बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो चुकी है हाल फिलहाल के दिनों में। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए भी नक्शा जो प्लेटफॉर्म है, वो नक्शा जो प्रोजेक्ट है, वो हेल्प करेगा। विजन क्या है इस प्रोजेक्ट का? अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स थ्रू जीआईएस एंड ड्रोन बेस्ड मैपिंग। ठीक है, किसके अंडर में है, कौन करवा रहा है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल, ये इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, वो करवा रही है इसको। ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज इंप्लीमेंट करेंगी, जो आपके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं या म्यूनिसिपैलिटीज हैं, या फिर आपकी जो नगर पालिका, नगर परिषद, ठीक है, वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर्स जो हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट के, वो वहाँ पे सारा रिकॉर्ड्स पड़ा रहेगा इन सर्वेस का। ठीक है, अक्रॉस ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, सब जगह पे। इंपॉर्टेंस क्यों है? बिकॉज अगेन मॉडर्नाइज करेगी अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स को, अर्बन प्लानिंग को और अच्छा बनाएगी, क्योंकि हमारे पास अब लैंड रिकॉर्ड्स हैं सब चीज़ों के बारे में। रिड्यूसेस लैंड डिस्प्यूट्स, बता ही दिया मैंने। फॉस्टर्स ट्रांसपेरेंसी, क्यों? क्योंकि हमने अब जीआईएस बेस्ड है हमारे पास, टैगिंग हमने जो की है वो जीआईएस बेस्ड टैगिंग की है। फिर आता है अपने ड्रोन बेस्ड सर्वे भी हुए हुए हैं। पब्लिकली एक्सेसिबल, ये इंपॉर्टेंट है, देखो डेटा जितना भी पब्लिकली एक्सेसिबल, एक बार आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो डेटा पब्लिक में आ गया कि हाँ ये हमारी प्रॉपर्टी है। अब यूनियन स्टेट्स अभी तक 26 में हो चुका है और 3 यूनियन टेरिटरीज में हो चुका है, आगे और भी हो रहे हैं। ठीक है, दैट्स इट आई थिंक। इसके अलावा हाँ, बस ये लास्ट स्लाइड थी। ऑल राइट देन, नेक्स्ट। All right, so this brings us towards the end of the video. Let us know in the comments if you need any extra information on any of the above topics discussed. Now, जाने से पहले, before I end this video, I have one important information to share with you guys. और वो ये है कि please make yourself financially literate. Financial literacy क्या है? Financial literacy की ABCs you can find on YouTube. बहुत सारे videos हैं. I am not going to recommend or sponsor any channel or any video because I'm not a financial advisor. The only thing that I can give you is this advice to make yourself financially literate. Like and share this video and subscribe to the channel. See you in the next video. Bye.